बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि दो गुजराती किसी भी कीमत पर बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर और फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद कराकर देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। ईडी के चंगुल में फंसे अधिकारी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को वोटिंग समाप्त होने तक हिरासत में लेने के निर्देश दे रहे हैं। जिस बूथ पर महागठबंधन मजबूत है उस बूथ पर गड़बड़ी के आदेश दिए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिससे ये साफ होता है कि आयोग कुछ छुपा रहा है। आखिर आयोग बता क्यों नहीं रहा कि कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने वोट डाला। चुनाव आयोग अब भाजपा का टूल बन चुका है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के दावे का समर्थन किया है। साथ ही राहुल गांधी तो पहले से ही बिहार में वोट चोरी की बात कहते चले आ रही हैं, तो इसे लेकर बीजेपी की सफाई सामने आ गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा कि जो आरोप अमित शाह पर तेजस्वी की तरफ से लगाए गए हैं वो सरासर गलत और मनगढ़ंत। विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की तरफ से हो या चुनाव आयोग की तरफ से। सभी पक्षों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले चरण में 6 नवंबर को 243 में 121 सीटों पर मतदान किया जा चुका है और अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में कतार लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 5,326 शहरी और 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें 595 बूथ पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जबकि 91 बूथ दिव्यांगों द्वारा संचालित होंगे और 316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। चुनावकर्मी ईवीएम लेकर बूथों पर पहुंच चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। इस बार इमामगंज प्रखंड के हेरहज, पथरा और केवलडीह गांव के मतदाता लगभग 25 साल बाद अपने गांव में ही मतदान कर सकेंगे। नक्सलियों के प्रभाव के चलते अब तक इन्हें अपने गांव से 10-12 किलोमीटर दूर जाकर वोट डालना पड़ता था। इस फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें कई सीटें ऐसे जिले में है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं से सटे हुए हैं, जिसके चलते अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से लगे जिलों तक सब में विशेष निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष हैं, जबकि 136 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। इस बार लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1 करोड़ 95 लाख पुरुष हैं, 1 करोड़ 74 लाख महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इस चुनाव के लिए 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। पीएम मोदी ने 14 तो गृहमंत्री अमित शाह ने 36 सभाएं की। सीएम नीतीश कुमार ने भी 84 सभाएं की। वहीं महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने 13 और प्रियंका गांधी ने 8 सभाओं को संबोधित किया, जबकि सबसे ज्यादा 171 सभाएं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की। और अब 14 नवंबर को चुनाव के नतीजों के साथ ही इन सभी का रिपोर्ट कार्ड भी सामने तो लेकर तो बवाल पहले से ही मचा हुआ था और अब इसे लेकर पश्चिम बंगाल में भारी सियासी बवाल खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ राज्य में इस प्रक्रिया को लेकर खुद की जान लेने के मामले थमते नहीं दिख रहे, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी बंगाल एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सत्तारूढ़ टीएमसी का दावा है कि 27 अक्टूबर को एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 15 लोगों ने खुद की जान ले ली है और इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि एसआईआर के डर से कुछ लोगों ने ऐसा कदम उठाया, जबकि कुछ की जानें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से गई हैं। इस बीच अब इस मामले में कांग्रेस की बंगाल यूनिट की एंट्री हो गई है। बंगाल कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये मामला उठाया गया है। यही बेंच बिहार एसआईआर मामले की भी सुनवाई कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को तमिलनाडु सरकार की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
इन सब के बीच टीएमसी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है तो फिर जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम जारी है। 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स एसआईआर के फॉर्म्स बांट रहे हैं। 9 नवंबर की रात 8 बजे तक 5.15 करोड़ से ज्यादा एसआईआर के फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। 4 नवंबर से शुरू हुआ ये काम 4 दिसंबर तक चलने वाला है, लेकिन इसे लेकर मचा बवाल क्या मोड़ लेता है ये देखना होगा। सवाल है कि इन लगातार जा रही जानों का सिलसिला आखिर कब थमेगा। इस बीच सभी की निगाहें 11 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में चलाए गए अपने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत करोड़ों हस्ताक्षर जुटाने का दावा किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इन हस्ताक्षरों के कागजात लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उनके मुताबिक कांग्रेस ने कुल 1.21 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर जुटाए हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति का नाम, फोन नंबर और पूरी जानकारी शामिल है। All of them joined together in their constituency. We have done more than 1 crore 21 lakhs signatures have been done, and we are. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने लोकतंत्र की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वोट चोरी के आरोपों की जांच कराई थी, जिसमें उन्हें कई गड़बड़ियां मिली। पहले इन हस्ताक्षरों को चुनाव आयोग को सौंपने का फैसला किया गया था, लेकिन अब रणनीति बदल गई है। वेणुगोपाल ने महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि वो भारत के लोगों की तरफ एक मेमोरेंडम सौंपने के लिए राष्ट्रपति से संपर्क करेंगे, जिसमें वोट चोरी के संबंध में 5 मुख्य मांगे होंगी। इस अभियान के तहत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी 1.21 करोड़ साइन किए हुए कागजात दिखाए। कांग्रेस का ये बड़ा कदम दिखाता है कि वो चुनावी धांधली के मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है और इसे जनता की आवाज के रूप में उठाकर सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश। गुजरात की बीजेपी सरकार के खिलाफ आरएसएस ने मोर्चा खोल दिया है। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ का महाधिवेशन अहमदाबाद में हुआ और इसमें गुजरात सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने के आरोप लगाए गए हैं। बीएमएस के इस अधिवेशन में उससे जुड़े 161 महासंघों के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें गुजरात सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया गया। विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने और उद्योगों में कार्य समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग पर कड़ा रुख अपनाया गया है। बीएमएस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चुड़ासमा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने आंखें नहीं खोली तो मजदूरों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को याचिकाओं वाला एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। संघ की मांगों की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का तत्काल कार्यान्वयन, 8 घंटे से 12 घंटे किए गए कार्य समय वृद्धि के फैसले को वापस लेने की मांग। बीएमएस ने इस मुद्दे पर गठित समिति में अपना प्रतिनिधित्व मांगा है और समिति गठन तक फैसले को लागू न करने की मांग की है। इसके अलावा एएलसी, डीएलसी, जीएलओ और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी स्तरों पर रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। सरकारी विभागों से शुरू करते हुए ठेका प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। साथ ही ठेका श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तर्ज पर एक नया बोर्ड गठित करने की मांग की गई है और निश्चित अवधि के कर्मचारियों का कार्यकाल घटाकर 1 साल कर उन्हें नियमित वेतनमान में शामिल किया जाए। बीएमएस के विरोध प्रदर्शन से बीजेपी के अंदर चिंता दिख रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर पहली बार इतना आक्रामक रुख संघ से जुड़े संगठनों ने अपनाया है। ओपीएस को लेकर तो सीधे सीधे गुजरात सरकार के साथ ही मोदी सरकार को भी सवालों में खड़ा कर दिया गया है, जिससे साफ है कि बीजेपी और संघ के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ नीतियों के आधार पर समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को ये नोटिस जारी हुआ है। ये कानून संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, लेकिन वर्तमान प्रावधानों के मुताबिक ये आरक्षण जनगणना और उसके बाद की होने वाली परिसीमन यानी डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा, जिसकी समय सीमा अभी तय नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि सरकार ने 33% महिला आरक्षण तो दे दिया, लेकिन इसे एक ऐसी प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है जो ना जाने कब शुरू होगी। अभी तक जनगणना भी शुरू नहीं हुई है, जबकि डिलिमिटेशन तो उसके बाद ही होता है। कानून बन चुका है तो लागू करने में ऐसी अनिश्चित शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। कोई तार्किक आधार नहीं है, कुछ नहीं बताया गया है कि कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किस कानून को कब लागू करना है ये सरकार यानी एग्जीक्यूटिव का काम है। हम सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि वो इसे कब लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं।
शायद सरकार इसे वैज्ञानिक डेटा पर आधारित करना चाहती हो। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब सरकार ने 33% आरक्षण का प्रावधान किया तो ये माना जाना चाहिए कि उनके पास पहले से ही आवश्यक वैज्ञानिक डेटा मौजूद था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में अब सख्त निर्देश दे दिया है। अब अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि वो महिला आरक्षण कानून लागू करने की समय सीमा और उसकी योजना को लेकर क्या सोचती है। केंद्र सरकार की आगामी राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत आज यानी कि 10 नवंबर से प्री टेस्ट प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ये प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक के बीच देश भर के चुनिंदा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें नागरिकों की जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। प्री टेस्ट का मकसद डेटा कलेक्ट करने के तरीकों, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स की जांच करना है। ये 2027 की जनगणना से पहले फील्ड की चुनौतियों का आकलन करने के लिए भी की जा रही है। साथ ही जनगणना की प्रभावशीलता और सटीकता का परीक्षण करना है। टेस्ट में मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्शन और सेल्फ एन्यूमरेशन का टेस्ट किया जाएगा। इस प्री टेस्ट में घरों की सूची, जनसंख्या विवरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य आंकड़ों को जमा किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसे 2 चरण में पूरा किया जाएगा। पहला चरण हाउस लिस्टिंग का है जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूरा चलेगा और दूसरा चरण जनसंख्या गणना का है और ये पूरे देश में फरवरी 2027 से शुरू होगा। लेकिन जनगणना कैसे होगी, इसके मद्देनजर सरकार ने प्री टेस्ट यानी ट्रायल शुरू कर दिया है। पहले जनगणना में डेटा कागज पर भरा जाता था, फिर उसे डिजिटल रूप में बदला जाता था। ये प्रक्रिया काफी समय लेती थी और इसमें गलती की भी ज्यादा गुंजाइश रहती थी। लेकिन अब ये सब डिजिटल रूप में और रियल टाइम में होगा। जनगणना 2027 को लेकर सरकार इसलिए भी तैयारियों पर ज्यादा जोर दे रही है क्योंकि मोदी सरकार में होने वाली ये पहली जनगणना होगी। आखिरी बार 2011 में मनमोहन सरकार के समय में जनगणना